हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे पादप कार्यकी के चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, या फिर टीसीए चक्र बोलो, साइट्रिक अम्ल चक्र बोलो, कार्बनिक अम्ल चक्र बोलो, जो बोलो वो साइकिल हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा, देखते हैं। ये प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके आंतरिक भित्ति से संबंधित होकर संपन्न होती है। अब ये क्रिया कहाँ होती है? अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, आपको इसका भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा घर होता है, कोशिका का पावर हाउस होता है, तो वहाँ उसके आंतरिक भित्ति से संबंधित होकर ये संपन्न होती है। उसके इंटरनल मेम्ब्रेन से संबंधित होकर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सिस्टम है, वो संपन्न होती है, पूरी होती है। श्वसन के ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल, ऑक्सीकरण तथा क्रेब्स चक्र में अनेक स्थलों पर एक जोड़ी हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं। जो श्वसन की क्रिया हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन का ही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं पादप कार्यकी के चैप्टर में ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस का हमने प्रोसेस पढ़ा, उसमें क्या हुआ था, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ, फिर पायरुविक अम्ल बना। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बाद क्या बना, पायरुविक अम्ल बना। पायरुविक अम्ल का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर क्रेब्स चक्र में अनेक स्थल में क्या होते हैं, जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा तो हर जगह अनेक स्थल, मतलब बोलने का मतलब है हर स्टेप्स में, अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग चरण में हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते दिखे आपको। हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहे थे, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी, जो कि वियोजित होकर 2 प्रोटॉन 2H+ एवं 2 इलेक्ट्रॉन 2E- इलेक्ट्रॉन है वो का निर्माण करते हैं। अब क्या हो रहा था, हाइड्रोजन मुक्त हो रहे थे हर अलग अलग स्टेप्स में। तो ये क्या होते हैं, ये वियोजित होकर, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, वियोजित होकर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक का हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वियोजित होकर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही, अब जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग हाइड्रोजन ग्राही होते हैं, जैसे कि होता है NAD, FAD द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो वियोजित होकर बनते हैं हाइड्रोजन द्वारा, उसको कौन, हाइड्रोजन ग्राही जो होते हैं NAD, FAD द्वारा ग्रहण किए ले जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन ग्राही कौन कौन से, तो NAD, FAD आपके आंसर होने चाहिए। तथा अपचयित होकर, अब इसमें अपचयन की क्रिया होती है, तो NADH2 और FAD से अपकृत हो जाते हैं। अब NAD, FAD हाइड्रोजन ग्राही द्वारा ग्रहण करे थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, अब ये अपकृत हो गए और NADH2 FADH2 बना लेते हैं। श्वसन की क्रिया की पूर्णता इन पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण के कारण ATP का निर्माण तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया पश्चात जल निर्माण होने में सन्निहित मानी जाती है। अब श्वसन की क्रिया में ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया से हमको ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP के रूप में हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण के कारण, चूंकि श्वसन ऑक्सीकरण से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, तो ऑक्सीडेशन से ATP का निर्माण हो रहा है, मतलब कि ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया पश्चात जल का निर्माण हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया दी हुई है, जैसे कि हाफ O2 मतलब कि हाफ ऑक्सीजन दिया है, तो उसका क्या हो रहा है, इसमें जो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन H2O बनाए, NAD में 2 हाइड्रोजन वियोजित होकर क्या बनाए, NADH2 बनाए, FAD में FADH2 बनाए, NADH2 FADH2 O2 मतलब कि NAD, FAD और 2H2O ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त क्रियाएं विभिन्न चरणों के अंतर्गत होकर वियोजित होने वाले 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहकों साइटोक्रोम आदि से होकर त्याग एवं ग्रहण से गुजरते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन जब वियोजित हो जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन में वियोजित हो जाते हैं, तो विभिन्न जो ग्राहक थे हाइड्रोजन ग्राहियों द्वारा, साइटोक्रोम भी एक ग्राही है, साइटोक्रोम द्वारा क्या होता है, उसको त्याग किए जाते हैं या फिर वो ग्रहण किए जाते हैं। अंत में ये हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा स्वीकार करके जल में बदल दिए जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो आखिरी में लास्ट में क्या होता है, जो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद ये जल बना लेते हैं, जल में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन सह इलेक्ट्रॉन अभिगमन केवल इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या पढ़े, जो यहाँ पे पूरा प्रक्रिया बताया है कि इस प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है, तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन सह इलेक्ट्रॉन अभिगमन या फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन के क्रम में निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एडीपी एवं आईपी के संयुग्मन से एटीपी के संश्लेषण में होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन जो हम क्रम पढ़ रहे हैं उसमें जो ऊर्जा का उपयोग होता है वो एडीपी से क्या होता है, आईपी के इन दोनों का संयुग्मन होगा, ठीक है। इन दोनों के संयुग्मन से फॉस्फेट समूह के संयुग्मन से एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का संश्लेषण इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। एटीपी का संश्लेषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, जब तक श्वसन में ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकृत होने के पश्चात अवकृत रूप में बनने वाले NADH2 FADH2 का ऑक्सीकरण होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदाय अणु का संश्लेषण नहीं हो जाता, तब तक श्वसन पूर्ण नहीं माना जाता। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज का जो अणु है वो क्या हो रहा था, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था और NADH2 और FADH2 बन रहे थे। NAD अवकृत होकर NADH2 बना रहा था, FADH2 अवकृत होकर FADH2 बना रहा था। मतलब कि अवकृत होना मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु का रिलीज होना, ठीक है, मुक्त होना। एटीपी के रूप में ऊर्जा अणु का संश्लेषण नहीं हो जाता है, क्या करते हैं, ये अवकृत होके फिर अणु एटीपी का संश्लेषण करते, एटीपी बनाते हैं। तो जब तक ये ऊर्जा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक ये श्वसन रेस्पिरेशन की क्रिया को हम पूरा नहीं मानते, इसलिए इसे लास्ट स्टेप्स माना जा सकता है ऑक्सीकरण श्वसन की प्रक्रिया का, क्योंकि इसमें लास्ट में अणु एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, अणु का संश्लेषण हो रहा है। क्योंकि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा विमुक्त का होना ही श्वसन की मुख्य क्रिया है, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, उसका विमुक्त होना ही ऊर्जा विमुक्त होना ही जो श्वसन की क्या है, मुख्य एक क्रिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन अभिगमन जो चैन है वो क्या है हमने देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म ये हमारे बॉडी में चाहे पादप में किस तरह कार्य करता है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ये क्या होता है हमने समझ लिया, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा था, जो हर चरण में ऑक्सीडेशन के बाद जो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा था उसमें से क्या हो रहा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। तो वो अलग अलग हाइड्रोजन ग्राहियों द्वारा, जैसे NAD हो गया, FAD हो गया, चाहे साइटोक्रोम हो गया, उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जा रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन में वो अलग अलग क्रम में वो क्या करते थे, त्याग करते थे और ग्रहण करते थे। इस तरह ये प्रक्रिया चलती थी और एटीपी का संश्लेषण फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। अब क्रियाविधि पढ़ते हैं। तो पहला है श्वसन के इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या तंत्र में निम्नलिखित घटक होते तथा प्रदर्शित क्रम में ही विन्यासित। अब क्या देखते हैं कि जो श्वसन रेस्पिरेशन का जो भाग है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है, उसमें आपको बहुत सारे घटक मिलेंगे। तो घटक को हम पढ़ते हैं। तो पहला है NAD, ठीक है, FAD जिसे FN या फिर FMN बोलो, कोएंजाइम Q यूबिक्विनिन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम क्या लिखा है यहाँ पे, साइटोक्रोम A3, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के विभिन्न घटक है जिसके द्वारा क्या होगा, जो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे समय समय पर या फिर त्याग किए जाएंगे, ठीक है। ये विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही है। दूसरा है जब NADH2 और FADH2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की ओर अभिगमन की ओर गति करते हैं, तो हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के क्रमशः NAD और FAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं।
अवकृत FADH2 एवं NADH2 बनाता है। अब क्या होता है, जब NADH2 FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य में प्रेजेंट रहते हैं कौन, NADH2 और FADH2। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, आंतरिक झिल्ली की ओर जब ये गति करते हैं तो अवकृत हो जाते हैं। तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में क्रमशः NAD और FAD द्वारा ग्रहण के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन थे वो ग्रहण कर लिए जाते हैं NAD और FAD द्वारा, और अवकृत होकर क्या बनाते हैं, FADH2 और NADH2 को बनाते हैं। ठीक है, जो NAD और FAD थे वो क्या करते हैं, जो आंतरिक झिल्ली से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और NADH2 और FADH2 बनाते हैं। अब तीसरा है ये अवकृत, जो अवकृत हो गए, अवकृत रूप मतलब कि FADH2 NADH2 है, तो विघटित होकर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की प्रणाली में विमुक्त कर देते हैं। और जब इनमें विघटन होता है तो विघटित होकर क्या करते हैं, दोबारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को आंतरिक झिल्ली में फिर विमुक्त कर देते हैं। वहीं से ग्रहण करके ये क्या किए थे, NAD FAD NADH2 FADH2 में बने थे, अवकृत हो गए थे, और जब इसमें विघटित हुआ तो क्या किए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया आंतरिक झिल्ली में। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव दबाव के कारण साइटोक्रोम श्रृंखला में ढकेल दिए जाते हैं। जब उच्च विभव का दबाव होता है तो साइटोक्रोम श्रृंखला में ढकेल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को। NAD तथा FAD के बीच विभव अंतर के कारण निकली ऊर्जा के फलस्वरूप एक झिल्ली की संरचना द्वारा ATP संश्लेषण, ATP अणु का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच विभव का अंतर पाया जाता है, NAD और FAD के बीच विभव अंतर पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, एक झिल्ली संरचना द्वारा। ठीक है, सॉरी ये अलग लाइन में चले गए थे, निकली ऊर्जा के फलस्वरूप एक ATP अणु का संश्लेषण होता है। दोनों के बीच विभव अंतर के कारण जो ऊर्जा रिलीज होती है उससे क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है, ATP बनता है। फोर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा सकते हैं, गतिशील रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम श्रृंखला के विभिन्न क्रमों स्टेप से होकर गुजरते हैं। जो हाइड्रोजन जो परमाणु है वो तो स्वतंत्र रूप से गतिशील है, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम की श्रृंखला में विभिन्न क्रमों मतलब विभिन्न क्रमों स्टेप से गुजर कर फॉलो करते ही होकर ही गुजरते हैं। क्योंकि साइटोक्रोम श्रृंखला के अंत पर उपस्थित ऑक्सीजन अणु के कारण इलेक्ट्रॉन्स के प्रति खिंचाव उत्पन्न होता है। जो साइटोक्रोम जब ये श्रृंखला रहती है उसके ऑक्सीजन अणु के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वाहक कैरियर से दूसरे वाहक के बीच की प्रत्येक गति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, एक वाहक से दूसरे वाहक के बीच की जब गति होती है, दोनों से एक वाहक से कैरियर से दूसरे वाहक की ओर जा रहा है तो दोनों के बीच जो गति उत्पन्न होती है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन दाता है और इलेक्ट्रॉन ग्राहक के बीच के विभव अंतर के बराबर होती है। क्या होती है, जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो दाता हुआ, जो ग्रहण कर रहा है वो ग्राहक हुआ, उन दोनों के बीच विभव अंतर के कारण होती है जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। छठवा है, कुछ चरणों के बीच अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि ATP के संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। तो कुछ चरणों में क्या होती है, जो जैसे स्टेप्स बढ़ते रहते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ATP के संश्लेषण के लिए ऊर्जा पर्याप्त होती है जिससे ATP बन सके। ATP के संश्लेषण को संभव बनाती है ये जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है अलग अलग चरणों में। ATP का संश्लेषण NAD तथा FAD के बीच होता है। जो ATP का संश्लेषण होता है वो NAD और FAD के बीच होता है, साइटोक्रोम B एवं साइटोक्रोम C के बीच होता है तथा साइटोक्रोम A तथा साइटोक्रोम A3 के बीच होता है। अब जो ATP का संश्लेषण किसके किसके बीच हो रहा है, NAD और FAD के बीच हो रहा है, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C के बीच हो रहा है, हाँ, और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के बीच हो रहा है ATP का संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा साइकिल दे दिया गया है, चैन दिया गया है। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन का स्थानांतरण क्रमबद्ध कैसे होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन का स्थानांतरण, जो हाइड्रोजन का स्थानांतरण है वो उसका क्रम कैसे है, ATP का संश्लेषण कैसे होता है। तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है क्रिया विधि मैकेनिज्म, उसी को यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप किसके बीच ATP का संश्लेषण हो रहा है वो लास्ट के लाइन में लिखा गया है।
ठीक है। तो यहाँ तक था इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अलग अलग कैरियर के बीच, अलग अलग वाहकों के बीच, जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिससे एटीपी का संश्लेषण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन क्या है, वो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। जो पहला हमने इसके पहले पेज देखा था, उसमें उसमें क्या हो रहा है वो प्रोसेस था। इस विधि में क्या बन रहा है, ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा उसका ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, जो आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्रम कैसे स्थानांतरण हो रहेगा, क्रमबद्ध वो कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। सातवां है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति। अब साइटोक्रोम में वो क्या करता है, ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में साइटोक्रोम ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने वाले इलेक्ट्रॉन उसी समय हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के पास आते हैं, तो तीनों मिलकर जल के अणु बनाते हैं। अब साइटोक्रोम क्या था, हाइड्रोजन ग्राही था, जो ग्रहण कर रहा था, तो क्या करता है, उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, साइटोक्रोम क्या किया, ऑक्सीकृत हो गया, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने वाले इलेक्ट्रॉन उसी समय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास आते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, जल का अणु बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि देखो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब मिले ऑक्सीजन से तो क्या हुआ, ये H2O जल का अणु का फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन श्रृंखला पथ में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के पीछे जो हमने जो पीछे डायग्राम देखा था, चित्र देखा था, एक अणु NADH2 पथ से 3 एटीपी के अणु तथा एक अणु FADH2 पथ से 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन श्रृंखला अभिगमन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, उसमें अगर एक अणु FADH2 से, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि FADH2 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, 2 एटीपी के अणु बनते हैं, और एक अणु NADH2 से 3 एटीपी के बनते हैं, ठीक है। तो टोटल NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी के अणु, और FADH2 से 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस था, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन जो श्रृंखला होती है, उस ओवरऑल इसका मतलब ये है जिसमें जल के अणु बनेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, मतलब पूरा ये श्वसन रेस्पिरेशन की आखिरी क्रिया मान लो, जिसमें एटीपी का संश्लेषण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। जितने भी हाइड्रोजन ग्राही ग्रहण किए थे, हाइड्रोजन ग्राही द्वारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समय समय पर स्टेप बाय स्टेप ग्रहण किए जाएंगे, त्याग किए जाएंगे, ये क्रिया आगे बढ़ती जाएगी, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो जल है उसका निर्माण होगा, ठीक है। जहाँ पे लिखा है जल के अणु बनाएंगे। तो ये स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला में ये प्रोसेस होता है। क्रिया विधि भी हमने पढ़ ली, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर श्रृंखला को समझाइए, ट्रांसपोर्ट चेन को समझाइए, तो आपका ये पूरा कंप्लीट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आई हो आज की क्लास। और ऐसा नहीं है कि देखो ये सब टॉपिक जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बड़े बोल सकते हैं ध्यान देने योग्य टॉपिक है। तो आपको क्या है, इसको अगर आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है अगर हम पहली बार पढ़ते कि ये साइकिल क्या है, ये कहाँ, पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों बताऊँ, क्योंकि इसके ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है। जो बॉडी से रिलेटेड आपको जानने में इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या हमारी बॉडी में हो रही है, तो पौधों में हो रही है, इससे हमें क्या मिल रहा है, तो क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, तो ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो आपको इसको जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसको आप एकदम बर्डन लेके मत पढ़िएगा कि क्या है, क्या हो रहा है करके, ठीक है। क्या ये हमसे रिलेटेड ही टॉपिक है, तो आपको जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि कब क्या हो रहा है, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमने पहले बार सुना। पर क्या है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप शुरू में पढ़े तो आपको डिफिकल्टी जरूर जाएगी, बट आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। अगर आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, अगर मैं आपको एक बार समझा के चलेगी तो आपको एक बार में तो क्लियरली समझ नहीं आएगा, मैम क्या पढ़ा दी, क्या पढ़ा के चलेगी, आपको ऐसा लगेगा। बट आप उसको समझते जाइए। आप बुक में आपको जैसे दिया वैसे आपके बुक से ही मैं आपको ये करा रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी जाए। बाकी जगह तो थोड़े से अलग ही उसमें दिया रहता है। तो क्या है,
आपकी ये हैबिट में आ जाएगा, आपको ये पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे मैं बताते आ रही हूँ, ये टॉपिक जब से मैंने स्टार्ट किया है तो ये आगे तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको इस फील्ड में जब आप आगे स्टडी करोगे, आगे पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ये लाभदायक है। तो आपको ये पढ़ना ही है। तो आप क्या है, मेरे पढ़ाने के बाद इसको कंटिन्यू अपने हैबिट में लाइए, इसको पढ़ना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने भी मैंने आपको साइकिल बताए हैं, ये सब जो चैन भी पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।